नमस्कार, मैं हूं रामदत्त त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मीडिया स्वराज। आज हम बातचीत करेंगे कि कोरोना काल में या कोविड काल में अपने हृदय की देखभाल कैसे करें। वो लोग जिनको कोरोना वायरस का संक्रमण हो चुका है वो, और जिन्हें नहीं हुआ है वो, दोनों। तो आज की बातचीत के लिए हमारे साथ हैं बनारस के मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर सुयश त्रिपाठी। सुयश त्रिपाठी दिल्ली एम्स, लखनऊ केजीएमसी और से पढ़े हैं। इसके अलावा उन्होंने डीएम किया है, एमबीबीएस एमडी डीएम किया है, और इस समय जो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बीएचयू का है उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर है कार्डियोलॉजी के। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि जिनको कोरोना नहीं हुआ है लेकिन लॉकडाउन की वजह से उनको मोस्टली घर पे रहना पड़ रहा है, तो वो अपने हृदय या दिल की देखभाल कैसे करें? देखें, इसमें दो कैटेगरी के लोग हो जाते हैं। एक तो वो जिनको पहले से हार्ट की प्रॉब्लम है और जिनके हार्ट का इलाज चल रहा है, और दूसरे वो जिनको अभी हार्ट की प्रॉब्लम नहीं हुई है और उन्हें क्या करना चाहिए अपने आप को मतलब फर्दर बचाने के लिए कि हार्ट की उनको प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जिनको पहले से हार्ट की प्रॉब्लम नहीं रही है और अब उन्हें क्वारंटीन में रहना पड़ रहा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है, अगर अपने आपको हार्ट हेल्दी रखना है, कि अपने डाइट पे आप कंट्रोल रखें। डाइट में सबसे इम्पोर्टेंट है कि कोई भी तली हुई चीज ना लें। तली हुई चीजें होती हैं जैसे पूड़ी है, कचौड़ी है, जलेबी है, इस तरह की जो डाइट्स होती हैं ये सब नहीं लेना चाहिए। ये सब हार्ट के लिए हेल्दी नहीं माना जाता है। नंबर टू जो है, सबसे इंपॉर्टेंट, एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज कम से कम 45 मिनट से 1 घंटा आप करें डेली। ब्रिस्क वॉक करें, घर में आपके छत हो या आपके कॉरिडोर में जो जगह हो जहाँ पे वॉक करने की, वहां पर आप वॉक करें। और थोड़ा सा अगर वेट्स वगैरह अगर यूज कर सकते हैं तो करें। अगर यंग लोग अगर वेट्स वगैरह यूज करना चाहते हैं, घर में उनके पास ऐसी सुविधा उपलब्ध है, तो वो ऐसा कर सकते हैं। आजकल हमारे यहाँ इंटरनेट के थ्रू बहुत सी एक्सरसाइजेस की फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। आप अगर चाहे तो कुछ सस्ते में सब्सक्राइब भी की जा सकती हैं। अगर उनको भी अगर आप करें तो योगा क्लासेस भी कराई जाती हैं टाइम टाइम पे, तो जी आप जी। उसको भी सब्सक्राइब करके अपने आप को फिट रख सकते हैं। तीसरा ये है कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं या ड्रिंकिंग करते हैं तो उसको आप कम कर दें या बंद कर दें, जैसे आप जितना आपके एबिलिटी के हिसाब से है करें। क्योंकि ये पाया गया है कि सबसे ज्यादा अगर जो लोग स्मोकिंग करते हैं उन लोगों की हार्ट की प्रॉब्लम का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। स्पेशली जो है स्मोकिंग के बंद करने के शुरू के 5 साल तक हार्ट का रिस्क जो है, हार्ट अटैक कर पाने का रिस्क बहुत ज्यादा रहता है। तो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम स्मोकिंग जो है अगर करते हैं तो उसको बंद करें। अब आ जाते हैं उन मरीजों पे जिनको पहले से हार्ट की प्रॉब्लम है, उनके लिए हार्ट का इलाज चल रहा है और जी अभी इस समय क्वारंटीन में है। तो जो मैंने अभी स्वस्थ लोगों के लिए बताया, उनके लिए तो सेम प्रिकॉशंस इनको भी यही करनी पड़ेगी। इसके अलावा इनके लिए हार्ट की कुछ दवाएं चलती हैं, जैसे आपके डॉक्टर ने आपको जो प्रेस्क्राइब की होंगी, आपके कार्डियोलॉजिस्ट ने, अगर कुछ खून पतला करने की दवा होती है तो उसको आप कंटिन्यू खाते रहें। ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखें और शुगर कंट्रोल रखें। लॉकडाउन के समय आपकी एक्टिविटी कम हो जाती है, खाना आपका बढ़ जाता है, वेट बढ़ जाता है, जिस कारण आपके शुगर्स बढ़ जाते हैं। और शुगर बढ़ जाने के कारण आपके जो हार्ट के अटैक आने का रिस्क जो है और ज्यादा बढ़ जाता है। यदि आपको शुगर है तो आपको हार्ट अटैक एक नॉर्मल नॉन डायबिटिक पेशेंट्स के कंपैरिजन में 2 गुना ज्यादा आप हाई रिस्क पे हो जाते हैं हार्ट अटैक आने के। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको शुगर कंट्रोल रहे। और शुगर जी। कंट्रोल करने के और भी बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि अब शुगर आपने कंट्रोल किया तो आपको किडनी में डैमेज हो जाता है, वो उससे आप बचेंगे। आंखों में प्रॉब्लम हो जाती है, न्यूरोपैथी हो जाती है, नर्व्स नर्व्स की प्रॉब्लम हो जाती है, तो इन सबसे आप बच सकते हैं। तो इस सब के लिए बहुत जरूरी है कि शुगर स्ट्रिक्ट कंट्रोल किया जाए। कैसे करना है? शुगर के लिए जो डाइट होती है उसको आप फॉलो कीजिए, तली हुई चीजें मत लीजिए और एक्सरसाइज कीजिए। ये ठीक बताया आपने कि एक्सरसाइज तो दोनों को करना है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है पहले से या नहीं है, और डाइट पे विशेष ध्यान देना है। ये बताएं डॉक्टर साहब कि अगर वैक्सीन लगवानी, जैसे इस समय अभियान भी चल रहा है और ये कहा जा रहा है कि वैक्सीन ही इसका एक इलाज है, तो जो हार्ट पेशेंट हैं जिनकी दवाई चल रही है उनको क्या विशेष सावधानी रखनी चाहिए? कि कुछ वैक्सीन से ऐसा पाया गया है कि थोड़ा क्लॉटिंग का रिस्क बढ़ जाता है, लेकिन ये बहुत ही रेयर है। मतलब अगर कहा जाए कि 1 मिलियन में 111 केसेस आते हैं, इस तरह से रिस्क है उसका, तो बहुत ही रेयर है ये। मतलब दिस इज नॉट अ वेरी कॉमन रिस्क। और अगर इस केसेस में यदि आपकी हार्ट की मतलब
खून पतला करने की दवा चलती है, ब्लड थिनर्स चलते हैं अगर आपके, तो आप उसको कंटिन्यू खाते रहें। कई सारे पेशेंट्स होते हैं जिनको हुआ होता है, उनको एक वारफेरिन नाम की टैबलेट होती है या एसिट्रॉम नाम की टैबलेट चलती है जो ब्लड थिनर होती है, उसके लिए आपको आईएनआर मेंटेन करना होता है। तो ये बहुत जरूरी है कि अगर आप वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं तो आप अपना आईएनआर मेंटेन करके रखें। अक्सर मेरे पास पेशेंट्स का फोन आता है, जो मेरे फॉलोअप के पेशेंट्स हैं, वो मुझसे यही क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हम वैक्सीन लगवा सकते हैं कि नहीं। तो मेरी उनको हिदायत यही रहती है कि यदि आपको वारफेरिन या एसिट्रॉम नाम की टैबलेट चल रही है जो कि ब्लड थिनर है और आपको वाल्व रिप्लेसमेंट हुआ है, तो ऐसे केसेस में आपको बहुत जरूरी है कि आप अपना टारगेट आईएनआर मेंटेन रखें और उसके बाद जी, वैक्सीन लगवा सकते हैं आप। ये बाकी तो कुछ बात ठीक हो गई। अच्छा, कोरोना हाँ, का जब संक्रमण हो जाता है तो ये किस तरह से हमारी जो खून की नलियां हैं, रक्त नलिकाएं हैं, उसको किस तरह से ये प्रभावित करता है? सूजन होती है, उसमें कुछ ब्लड सप्लाई का, ब्लड सर्कुलेशन भी शायद कुछ रुकता है, और अल्टीमेटली लंग्स के साथ हार्ट के टिश्यूज को भी डैमेज करता है। तो किस तरह से ये होता है? कोरोना वायरस और बाकी कई सारे वायरस भी ऐसे ही हैं, जैसे केवल कोरोना वायरस ही नहीं ऐसा करता, और भी अन्य कई वायरस हैं, कई बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हैं जो कि ब्लड क्लॉटिंग बढ़ा देते हैं हमारे बॉडी में। कोरोना वायरस में एक हाइपर इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम नाम की चीज होती है, जिसमें हमारा बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है कुछ ज्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है, जो कि जनरली आपको सिम्टम आया है, सिम्टम आने से 10 दिन के 7 से 10 दिन बाद से ये स्टार्ट होते हैं हाइपर इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम। और इस समय जो है आपके ब्लड सेल्स जो है ज्यादा एक्टिव हो जाती हैं और फिर उसमें क्लॉटिंग हो जाती है आपकी सभी रक्त नलिकाओं में। भले ही वो आपके लंग्स की रक्त नलिकाएं हैं या आपके हार्ट की रक्त नलिकाएं हैं या ब्रेन की हैं, किडनी की हैं, हर जगह की रक्त नलिकाओं में ब्लॉकेज होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग को जब यदि आपको कोरोना हो गया है तो आपको जरूरी ये है कि 7वें से 10वें दिन के बाद से विद इन 7 to 10 डेज आपको जो है ब्लड थिनर स्टार्ट कर देनी चाहिए। डिपेंडिंग आपका डिजीज का प्रोग्नोसिस, डिजीज की सीवियरिटी कितनी है, उसका डोज आप एडजस्ट कर सकते हैं। आपके डॉक्टर आपको सही एडवाइस देंगे इस रिगार्डिंग। ये एक इंडिविजुअल डिसीजन होता है कि क्या ब्लड थिनर चलनी है और कितने डोज पे चलनी है। तो इसके लिए हम लोग ऐसे मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं इन जनरल नहीं कह सकता कि हाँ कितना डोज जी देना है जी हाँ, आपको, लेकिन इसको तो वैसे भी कोई भी दवा बिना अपने डॉक्टर, फिजिशियन या जो भी डॉक्टर से किसी कार्डियोलॉजिस्ट को है नहीं ले सकते हैं। उनको बिल्कुल। कंसल्ट किए बिना कोई दवा नहीं लेनी चाहिए। जी। तो ब्लड अ, थिनर उनको लेनी है, क्या डोज लेना है वो आपके डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करेंगे। जी, ये सही है। अच्छा, ये बताएं डॉक्टर साहब कि जैसे इस समय बहुत सारे हॉस्पिटल्स ऐसे भी हैं छोटे छोटे जहां पर ट्रेन कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है। तो आप जी क्या कहना चाहेंगे कि जो हॉस्पिटल में लोग हफ्ते 2 हफ्ते 10 दिन, क्योंकि ये भी देखा गया कि हॉस्पिटल में काफी समस्याएं हो रही हैं, हार्ट से रिलेटेड भी और लंग से। तो वहाँ उनको क्या सावधानी रखनी चाहिए जो केयर गिवर हैं? क्योंकि एक ये भी दिक्कत है कि इसमें पेशेंट के साथ वैसा कम्युनिकेशन या वैसा नहीं हो पाता जैसे पुरानी बीमारियों में होता था। मतलब जी। पेशेंट के बेड के पास शायद जाना भी उतना संभव नहीं होता डॉक्टर्स या नर्सेस को। पेशेंट्स के पास डॉक्टर जाते हैं, लेकिन अब आप जैसा कि जानते हैं कि पीपीई किट पहने रहते हैं, मास्क पहने रहते हैं, तो पेशेंट पहचान नहीं पाता कि डॉक्टर है कि कोई दूसरा व्यक्ति बात आया तो हुआ है। है। ऐसा नहीं है। तो पेशेंट्स के पास जाया जाता है, लेकिन आपने ये आप इस बात से मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ कि अब पहले जैसा होता था कि हम लोग पेशेंट बेड साइड जाते थे, उनसे बात करते थे, और जो एक हमारे हिसाब से एक जो पेशेंट टच होता है वो हम लोग देते थे, डॉक्टर्स टच जो होता है पेशेंट को, वो हम लोग अब उन पेशेंट्स को नहीं मिल पाता है। तो इस केसेस में बेसिकली देखिए, करंटली इस समय पैंडेमिक चल रहा है, पेशेंट्स बहुत ज्यादा है, तो डॉक्टर्स की कमी तो है ही हमारे देश में। लेकिन गाइडलाइंस सेट की गई हैं कुछ, अगर उस गाइडलाइंस के हिसाब से अगर चला जाएगा तो कार्डियोलॉजिस्ट की उतनी जरूरत नहीं पड़ सकती है। अगर कोई स्पेशलाइज्ड केस अगर लगते हैं जिसमें कि कार्डियोलॉजिस्ट का ओपिनियन चाहिए, तो डेफिनेटली आप अपने जो हॉस्पिटल है उनको अपने कार्डियो ऑन कॉल कार्डियोलॉजिस्ट को कॉल करना चाहिए। बट अदर देन मुझे लगता दैट है कि शायद ये भी जरूरी है कि जो लोग हॉस्पिटल जाते हैं उनको अपनी डिटेल हिस्ट्री, अपने पुराने पर्चे, ये सब वहां कम से कम ले जाने चाहिए, उनकी फोटोकॉपी, ताकि जो भी डॉक्टर अटेंड कर रहे हो उनको मेडिकल हिस्ट्री पता हो आपकी। बिल्कुल, ये सबसे आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट रखा है, और ऐसा हम लोगों ने एक्सपीरियंस में बहुत आया है, स्पेशली जैसे मैं टर्शरी केयर सेंटर में काम करता हूँ, बीएचयू एक टर्शरी केयर सेंटर है। हमारे पास बहुत सारे रेफर्ड पेशेंट्स आते हैं, तो उनके हमारे पास कोई रिकॉर्ड्स नहीं होते। इनफैक्ट पिछले 10 दिन में कहीं दूसरे अस्पताल में वो लोग एडमिट होते हैं, उनको क्या ट्रीटमेंट चला है हमें वो भी नहीं पता रहता हाँ, कई वो बार। भी नहीं पता होता जी। तो अब लेकिन जैसा हम लोग जानते हैं कि पूरी पूरी फैमिली
लोगों की बीमार रहती है, कई बार इसके कारण जो है हम लोग अटेंडेंट लोगों से बात भी नहीं कर पाते, तो हम लोग को जो भी रिकॉर्ड मिलता है उसी के हिसाब से हम लोग को ट्रीटमेंट स्टार्ट करना पड़ता है। ये सारी समस्याएं आती हैं बिल्कुल, लेकिन डेफिनेटली अगर अपने रिकॉर्ड्स ला सकते हैं तो बिल्कुल ला के दें, ये हम आपके मरीज के इलाज में डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगा। नहीं, आजकल तो थोड़ा अवेयरनेस की जरूरत है, इतनी सुविधाएं हैं, लोग अपने मोबाइल फोन पे ही सारे रिकॉर्ड रख सकते हैं, क्योंकि मोबाइल फोन तो हमेशा साथ ही रहता है। डॉक्टर साहब, यंग डेफिनेटली लोगों को बहुत जी, आप कुछ कह रहे थे? डेफिनेटली मोबाइल पे रखा सकता है, और इनफैक्ट मैं अपने खुद फैमिली के सारे रिकॉर्ड जो है ड्रॉप बॉक्स में रखता हूँ हमेशा, ताकि जहां भी जरूरत हो मैं तुरंत ओपन करके उनको दिखा सकूं। किसी के लिए भी मुझे मैं तो यही से लोगों को सजेस्ट करूंगा कि ड्रॉप बॉक्स या गूगल ड्राइव फ्री सुविधाएं देता है आपको, आप उसमें अपने सारे हेल्थ रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखें। जी, अपने जीमेल में डेफिनेटली भी और अगर एक आप तो रख लें, ईमेल में भी, तो आप डिजिटल दे सकते हैं। जी हाँ, कुछ आप कह स्पेशली रहे जो है कुछ कुछ रिकॉर्ड्स होते हैं जैसे कि ईसीजी, मतलब मैं एज अ कार्डियोलॉजिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि अगर आपका ईसीजी है तो आप अपना ईसीजी जरूर रिकॉर्ड में रखें, क्योंकि हम लोग को पुराना ईसीजी और नई ईसीजी कंपेयर करना होता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि हम अगर पुराना ईसीजी अगर मिलता है तो हम लोग नए ईसीजी और पुराने ईसीजी कंपेरिजन करके बता सकते हैं कि कोई नई प्रॉब्लम तो नहीं आई है। तो एक इसका भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, और मैं अपने सारे पेशेंट्स को ये सलाह देता हूँ कि आप अपने ईसीजी की फोटो खींच के रखें। दूसरा ये है कि जैसे हैं? ईसीजी होता है वो जिस पेपर पे प्रिंट होता है वो कई बार मिट भी जाता है, तो जी ये जी। बहुत जरूरी है कि अगर आप फोटो खींच ले तो और अच्छा रहेगा आपके रिकॉर्ड के लिए। और डिजिटल रिकॉर्ड में डॉक्टर को देना भी आसान रहता है, क्योंकि उसमें वायरस का ट्रांसमिशन का भी डर नहीं रहता फिजिकली देने में। ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई। आजकल यंग लोगों को बड़ी समस्याएं हो रही हैं हार्ट की, खास करके जिनको कोरोना संक्रमण हो जाता है, 38 साल के, 40 साल के। और अगर वो जी, ठीक हो जाते हैं, घर नहीं जाते, घर में ही ठीक हो जाते हैं, हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ती उनको, तो भी क्या उनको हार्ट के लिए कुछ विशेष केयर करनी चाहिए? इसमें दो तीन पॉइंट्स हैं जो मैं कहना चाहता हूँ। नंबर वन की जो यंग पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर रेजिलियंस उनकी बॉडी में ज्यादा होता है, उनके अंदर रिकवरी की चांसेस ज्यादा होती हैं, और यंग लोग ही जनरली बाहर जाते हैं घर से। ओल्ड लोग तो जनरली घर में ही रह रहे हैं आजकल। वही लोग जी उन्हीं लोगों को कोरोना होता है, फिर वो अपने बाकी फैमिली मेंबर्स को लाके देते हैं। तो ये बहुत ही जरूरी है कि आप सबसे पहले तो अपने आप को बचा के रखें, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का इस्तेमाल करें, मास्क का इस्तेमाल करें, जब घर के अंदर घुसें तो अपना हाथ वॉश करें पानी से। अब दूसरा पॉइंट ये होता है कि अगर आपको कोविड हो जाए यंग लोगों को, तो इनको अपना सैचुरेशन हमेशा चेक करते रहना चाहिए। अलॉन्ग विद टेम्परेचर इनको अपना सैचुरेशन हमेशा देखते रहना चाहिए। जनरली पाया गया है कि यंग लोगों को हैप्पी हाइपोक्सिया नाम का हम लोगों ने टर्म दे रखा है, कि उनको जब ऑक्सीजन लेवल उनका कम हो जाता है लेकिन उन लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, अनटिल बहुत सीवियर केस ना हो जाए। तो लेकिन जब अगर केस बहुत सीवियर हो जाता है तो फिर उनका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बीमारी देर में पकड़ में आती है तो फिर उसका ट्रीटमेंट भी बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपना ऑक्सीजन सेचुरेशन हमेशा चेक करते रहें। अगर वो किसी भी पॉइंट पे 95% के नीचे जाता है, तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। और तीसरी बात ये कि जैसा कहा जा रहा है कि बहुत से यंग पेशेंट्स को हार्ट की प्रॉब्लम हो जा रही है। बेसिकली हार्ट की प्रॉब्लम से मतलब ये है कि जैसा हम लोगों ने डिस्कशन शुरू में ही किया था कि यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। कोविड में ब्लड क्लॉटिंग की समस्या हो जाती है, जो कि पूरी सभी शरीर की सभी रक्त नलिकाओं में होती है। तो इसके लिए बहुत जरूरी ये है कि ब्लड थिनर्स जो है आप समय से स्टार्ट कर दें। जनरली हम लोग जो है 7वें से 10वें दिन पे अगर पेशेंट को मॉडरेट टू सीवियर कोविड है तो हम लोग उनको ब्लड थिनर स्टार्ट कर देते हैं। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना होता है। नहीं, मेरा सवाल ये था कि उनको मॉडरेट ही है और हम्म, घर में ही उनका ठीक हो गया, हम्म। अजीथ्रोमाइसिन, डोलो, आइवरमेक्टिन, पैरासिटामोल या जिंक या जो भी है तो विटामिन सी, अगर मॉडरेट वो कोविड गए है, नहीं हॉस्पिटल, तो और जी उनका जी ठीक मैं हो समझ गया, गया। तो आपको तो क्या ध्यान मैंने यही रखें? कहा अगर उनको मॉडरेट कोविड है तो जिस डॉक्टर ने इनको एजिथ्रोमाइसिन पैरासिटामोल लिखी है उनको इन्हें ब्लड थिनर भी ऐड करनी चाहिए, चाहे यंग ही हो। यंग ही हो। ठीक है। जी जी। अगर तो इवन इफ ही आपकी इज यंग देन ऑल्सो जी हमें इन मरीजों को ब्लड थिनर देना चाहिए अगर मॉडरेट टू सीवियर कोविड है। कई बार जी माइल्ड जी। केसेस में भी हम लोग ऐड कर सकते हैं, ये इंडिविजुअल डिसीजन होता है, देखते हुए कि किसको ज्यादा जरूरत है उसमें हम लोग ऐड करना चाहिए। तो डॉक्टर को मतलब इस पर कंसीडर करना चाहिए कि ऐड करने के लिए, खास करके जब कोविड खत्म हो गया, नेगेटिव हो गए। डॉक्टर साहब, जो हॉस्पिटल से नेगेटिव होके आ गए, ऐसे भी जी। केसेस आए उन्होंने सोचा कि हमारी तो रिपोर्ट नेगेटिव आ गई, अब हमें कुछ करना नहीं। शायद हम्म, शुरू में डॉक्टरों ने भी नहीं ध्यान दिया, और हम्म। फिर उनको अचानक हार्ट की प्रॉब्लम आई और उनकी डेथ हो गई।
तो इसमें हॉस्पिटल से नेगेटिव होके आने के बाद क्या ध्यान रखना चाहिए? आपने बहुत अच्छा पॉइंट रखा है त्रिपाठी जी। इन मरीजों में जनरली जो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं उनको तो हम लोग सभी मरीजों को ब्लड थिनर्स दिए जाते हैं, इंजेक्शन भी ब्लड थिनिंग वाले इंजेक्शन भी दिए जाते हैं। जो इनको डिस्चार्ज के समय इनको हम ब्लड थिनर टैबलेट्स भी लिखते हैं, जो कि कम से कम 20 से 1 महीने तक, 20 दिन से 1 महीने तक देनी चाहिए। तो ये आप अगर कंटिन्यू रखें तो इसमें जो है, जो ब्लड क्लॉटिंग की प्रॉब्लम है उसका होने का रिस्क बहुत कम हो जाता है। दूसरा ये कि अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट है तो आपका मूवमेंट बहुत कम हो जाता है, क्योंकि आप बिस्तर शुदा रहते हैं उस समय पूरे समय। तो जब आपकी बॉडी का मूवमेंट नहीं होता है तो ब्लड क्लॉटिंग के चांसेस शरीर में बढ़ जाते हैं इन जनरल। ये कोविड के पहले भी ये था और ये कोविड के समय भी है यही चीज। तो हम लोग यही एडवाइस करते हैं कि जब हॉस्पिटल में है तो हम लोग एक्सरसाइज वगैरह कराते हैं, उनकी लिम्ब मूवमेंट कराते हैं, लिम्ब में बलून्स वगैरह हम लोग यूज करते हैं। बहुत सारे हम लोग के तरीके हैं जो हम लोग करते हैं। लेकिन अगर आप डिस्चार्ज हो गए हैं, अगर आप थोड़ा चल सकते हैं तो बिल्कुल वॉक कीजिए, धीरे धीरे अपने वॉकिंग कैपेसिटी बढ़ाइए। शुरुआत में हो सकता है कि आप बिल्कुल ना चल पाते हो, तो मेरा सजेशन ये है कि बिस्तर के चारों तरफ एक चक्कर लगा के बैठ जाए, फिर धीरे धीरे घर का पूरा चक्कर लगाए और धीरे धीरे अपनी वॉकिंग कैपेसिटी आप बढ़ाइए। जैसे जैसे आप वॉक करेंगे तो आपके ब्लड क्लॉटिंग की चांसेस आपके शरीर में कम होती जाती है, क्योंकि स्टैग्नेशन इज वन ऑफ द रीजन फॉर ब्लड थ्रोम्बोसिस। मतलब अगर ब्लड क्लॉटिंग हो रही है तो स्टैग्नेशन उसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करता है। तो आपको अगर अपना स्टैग्नेशन रोक रहे हैं, अपना बॉडी का मूवमेंट कर रहे हैं आप अप्रोप्रिएटली, तो ब्लड क्लॉटिंग चांसेस काफी कम हो जाते हैं। तो आप अलॉन्ग जो विद फिटनेस आपको जो है थोड़ा सा अपना बॉडी का मूवमेंट भी करना होगा, जितना भी आपकी बॉडी अलाउ करे। अब शुरुआत में तो जो पेशेंट तुरंत डिस्चार्ज होकर आता है वो शायद ना पूरा चल पाए, लेकिन थोड़ा भी अगर वो मूवमेंट करता है तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर हिम। धीरे धीरे इसी को रिकवरी कहते हैं, रिहेबिलिटेशन इसी को कहा जाता है। तो ये बहुत जरूरी है कि अपना रिहेबिलिटेशन हो पेशेंट का। आप चूंकि टर्सरी केयर में है, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बीएचयू का है, मशहूर अस्पताल है वहाँ। मेरे ख्याल से पेशेंट्स को वेंटिलेटर पर भी रखा जाता होगा, ऑक्सीजन सप्लाई भी दी ही जाती है, इसीलिए मरीज जाते हैं ज्यादातर। थोड़ा सा ये बताएं कि ये ब्लैक फंगस ना हो, इसमें क्या सावधानी रख सकते हैं पेशेंट भी और जो केयर गिवर है, दोनों? ब्लैक फंगस के कई कारण बताए गए हैं। अब एग्जैक्ट रीजन तो बहुत क्लियर कट नहीं कहा जा सकता है, लेकिन कई सारे जो प्रपोज्ड कारण हैं उनमें मैं आपको बता देता हूँ। एक तो कहा जाता है कि जो हम लोग ये मल्टीविटामिन और मिनरल्स ले रहे हैं जैसे कि जिंक वगैरह, ये ब्लैक फंगस में कराने में कुछ का एक कंट्रीब्यूट फैक्टर करते हैं। माना जाता है। दूसरा, हम लोग जो स्टीरॉइड्स देते हैं ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, उसके कारण भी हो जाता है। लेकिन जो रिकमेंडेड ट्रीटमेंट है स्टीरॉइड्स का, वो बहुत ही कम दिनों के लिए है और बहुत कम डोज में दिया जाता है। अगर जो ओरिजिनल ट्रायल हुआ था, जो यूनाइटेड किंगडम में एक ट्रायल हुआ था, रिकवरी नाम का ट्रायल था, उस ट्रायल के बेसिस के हिसाब से डेक्सामिथासोन 6 मिलीग्राम 10 दिन तक दी गई थी। यहाँ पे कई बार पेशेंट ज्यादा सिक होते हैं तो उनको हाई डोज में स्टेरॉइड्स दे दी जाती है और काफी लंबे समय तक चल जाती है। तो ऐसे केसेस में इम्यूनिटी थोड़ा ज्यादा आपकी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। जिनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज रहती है उन्हीं पेशेंट्स में फंगस के इन्फेक्शन होने की चांसेस रहते हैं। तो ब्लैक फंगस भी इस कारण से हो सकता है कि आप ज्यादा हाई डोज में आपके स्टेरॉइड्स चल रहे हो। तो ये तीसरा ये है कि लोग जो है अपने यूज मास्क बहुत ज्यादा कई बार यूज कर लेते हैं, जो मास्क में गंदगी रहती है उसके कारण भी हो सकता है। और चौथा कारण ये है कि जो कहा जाता है कि इंडस्ट्रियल ग्रेड ऑक्सीजन आजकल दिया जा रहा है, उसके कारण भी फंगल स्पोर्स इंडस्ट्रियल ग्रेड ऑक्सीजन के सिलेंडर्स में रहते हैं, जिसके कारण वो भी ट्रांसमिट कर जाते हैं। ये सारे प्रपोज मैकेनिज्म्स हैं। अब कौन सा हाँ, फैक्टर अनुमान है, अनुमान ही लगाया जा रहा है। एक अनुमान मैंने आज और पढ़ा था कि जो ये आपका वेंटिलेटर है या जो ऑक्सीजन की पाइप है, जो भी उनको टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं, उनमें हाइजीन या शायद सफाई भी नहीं ठीक से हो पाती, क्योंकि स्टाफ आजकल कम है। ऐसा ऐसा नहीं है। देखिए, पहले भी वेंटिलेटर लगता था, जी। पहले भी यही पाइप यूज होती थी। उस समय तो ब्लैक फंगस उतना नहीं होता था नहीं, पेशेंट्स अब को। मरीजों की अभी संख्या बहुत हो गई है इस हाँ, समय तो वार्ड मरीजों की संख्या से इसका मतलब तो नहीं ना होना चाहिए कि अचानक क्या हो गया। पहले भी वेंटिलेटर पे हाँ। लोग रहते थे, अभी भी वेंटिलेटर पे लोग रहते हैं, तो आप कैसे कह देंगे कि वेंटिलेटर से हो गया। जी। डेफिनेटली वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया नाम की एक टर्मिनोलॉजी है। इसमें वेंटिलेटर के कारण इन्फेक्शन हो जाता है लोगों को।
ये नोन चीज़ है। ये आज से नहीं, ये काफ़ी समय से है, उसके लिए ट्रीटमेंट डिफिकल्ट भी हो जाता है अगर आपको वेंटिलेटर के कारण निमोनिया हो जाता है तो। निमोनिया मतलब सिंपली होता है लंग का इन्फेक्शन। अब भले ही वो जी। वायरस से हो, चाहे फंगस से हो, चाहे बैक्टीरिया से हो। निमोनिया मीन्स सिंपली लंग्स का इन्फेक्शन है, तो आपको लंग्स का इन्फेक्शन हो जाता है। अब वो लंग्स के इन्फेक्शन में आप कह रहे हैं कि वेंटिलेटर के एसोसिएटेड है, बहुत ही मिनिमल चांसेस है, वी डोंट नो एक्चुअली, बट इट इज वेरी अनलाइकली, क्योंकि पहले भी यही ट्रीटमेंट चलता था, अभी भी वेंटिलेटर आपको लग रहा है, तो अचानक से क्या हो गया कि आपको वेंटिलेटर के कारण जो है फंगस होने लगे। सो दिस इज जस्ट माय ओपिनियन, बट नहीं, आपकी ओपिनियन हम ज़्यादा ठीक है, क्योंकि लेमैन तो कुछ भी कहते हैं, आप तो वहाँ रहते हैं और आपने देखा, और पीपी किट पहन के और पसीने पसीने रहते हुए भी आप ड्यूटी करते हैं। आप आए हमारे साथ, आपने बातचीत की और आपने कोरोना किस तरह से हमारी खून की नलियों को, हार्ट को, लंग्स को, ब्रेन को, किडनी को कैसे अफेक्ट करता है और कैसे हम बचें, इसके बारे में आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्ते। सुनने के लिए शुक्रिया। पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और मित्रों से शेयर भी करें। अपनी टिप्पणी लिखें और नियमित वीडियो अपडेट पाने के लिए मीडिया स्वराज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय जगत।